हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में इसको बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है 4 पॉइंट तक। टॉपिक प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको हम बहुत बढ़िया से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने इसको पहले नहीं देखा है तो जाकर के पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पे, 19वीं शताब्दी द 19th सेंचुरी की बात है, जहाँ पे 5.1 में टॉपिक है चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर्स। क्या कंडीशन रहा होगा उसके बाद जब मॉडर्न फैसिलिटी बुक्स वगैरह आ गए हैं, तब क्या कंडीशन रहा होगा। कहा जाता है कि 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को काफ़ी मात्रा में विकसित किया गया और उन्हें उस तरीके से तैयार किया गया जो अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिली थी। कहने का मतलब है कि वो भागीदारी नहीं मिली थी। पुस्तकों के आविष्कार हो जाने की वजह से महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्हें भी पढ़ने का, लिखने का और वहाँ की कंडीशन को समझने का बेजोड़ मौका मिला। आगे डिस्कस करते हैं। तो कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर से प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई थी। प्रकाशन उद्योग के लिए एक पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया था। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था। अर्थात फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन, स्पेन, हर एक जगह पर इसका बहुत प्रचलित थी। स्टार्टिंग चाइना में भरपूर हुआ था इसका। अगर अभी भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर पहला पार्ट को नहीं देखे होंगे, तो मैं आपको जो नहीं है तो उसके लिए मैं समझा देना चाहता हूँ। मैं इस टॉपिक को डिटेलिंग से आप लोगों को समराइज़ करने वाला हूँ और आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बुक को सामने रखना है और समरी को समझना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है बुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे तरह से चलता रहा तो धीरे धीरे जर्मनी में जो बसे हुए जो लोग हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं वो यूरोपीय लोगों से बंधे हुए महसूस करते थे, पढ़े लिखे होने की वजह से अब वो इनके चंगुल से छूटने लगे। कहा जाता है कि जर्मनी के जिन बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएँ जमा की, उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों का अंततः 1812 के एक संकलन में छपने लगा। उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि हम बहुत ही दबाव में रहे हैं, अब हमें को तोड़कर बेड़ियाँ निकलनी है। महिलाओं को भी अपनी पट्टिकाएँ पढ़ने की मौका मिला, उन्हें भी जागरूक होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। महिलाएं पट्टिकाओं और लेखों की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स कहा जाता है, पेनी मैगजीन्स एक पैसिया पत्रिका खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि हाल चाल चलन और गृहस्थी सीखने वाली महिलाओं के लिए उपयोगी था। क्योंकि महिलाएं अभी के समय में तो थोड़ी कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर महिलाओं को समझने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो सोचिए कि ज़रा उस समय के कंडीशन क्या रहा होगा। महिलाओं को बेहतर समझना है तो उनके भाषा में, उनके लैंग्वेज में सिखाया जाए ताकि वो बहुत जल्दी सीखें। और किताबों का ऐसा दौर रहा, उनको एक पूरा अवसर दिया निखरने का और उन्होंने इसका बहुत बढ़िया लाभ भी उठाया। कहा जाता है कि 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफ़ेद कलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिनों के छोटे होने के बावजूद मजदूरों को अपनी सुधार और आत्मविश्वास के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चों और आत्मकथाएँ लिखी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इस युग का नए सिरे से चलने का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि जो लोग दबे हुए थे उनको भी निखारने का मौका मिला, चाहे मजदूर हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे महिलाएं हों। जो मजदूर वर्कर्स जो दिन भर उनको काम करने से फुर्सत नहीं होता था, अब कुछ कुछ टाइम मिलने पर वो उनको पढ़ने लगे, अपनी जीवनी उसमें देखने लगे। दूसरी बात क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में उनको काम मिल नहीं पा रहा था। अब इसके माध्यम से उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि अब इन पुस्तकों का ही, है ना, कहने वाला कि
खरीद करके लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर दिए। मतलब कहने मतलब एक भाड़े के रूप में कि लीजिए इसको पढ़िए और उसके बाद इस जितना दिन रखेंगे उसके बदले में हमें इतना जो भी मतलब उनका चार्ज बनता है ये आप हमें देने के काम करेंगे। और इस तरह से कहा जाता हो लोगों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का एक बहुत बड़ा मतलब श्रेय बन के बाहर आता है। टॉपिक अगर नेक्स्ट डिस्कस करें तो जिसका नाम है फ्यूचर इन्वेंशन यानी नए तकनीकी के परिष्कार। हम जैसा कि बातें कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है नए नए आविष्कार होना सुनिश्चित हो गया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कहा जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातुओं से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में सुधार आने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड होम ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। उसमें मतलब कहने मतलब प्रति 8,000 शीट ताव छापे जाते थे और ये उनका प्रयास कहने मतलब कि प्रिंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा सुधार लाता है। कहा जाता है कि मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुजर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा जिसमें उपन्यास लेखन की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों एवं सस्ती लिखित श्रृंखला के तहत छापी गई किताबों को जिल्द का आवरण तथा डस्ट कवर की 20वीं सदी के तकनीकी पर बनाया गया ताकि लोग उसको देख करके आकर्षित हो, उन्हें ज़्यादा अपनाएं। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने लगी, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने उस पेपर बैग को बहुत ही कम मतलब पैसों में आवरण करने की कोशिश की ताकि ये समाज जो पुस्तकों के पढ़ करके आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है उसे इसका बहुत अधिक लोड ना पहुँचे, क्योंकि अगर इसका बहुत ज़्यादा भारी भरकम अगर मुद्रा दाम रहता है तो कहीं ना कहीं पाठक जो इसको ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं वो भी इसका अप्रोच करना बंद कर देंगे। इससे उन जो इसको छाप रहे हैं इनको बना रहे हैं उन्हीं को मतलब घाटा होने लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए मतलब कहने वाला कि छापने वाले मालिकों ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर जैसे कि आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट यानी भारत का मुद्रण संसार। भारत में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत विशेष प्रचलन शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसके छींटे सुलगता हुआ चिंगारी भारत में भी पड़ने लगा था और भारत भी पहले से ही इन लिपियों का इन मुद्रणों का मतलब आविष्कारक रहा है। हाँ, ये बात है कि इस सब का मतलब स्रोत टेक्नोलॉजी संसाधन थोड़ा लेट से भारत में पहुंचा है, लेकिन बहुत पहले से ही इसकी स्मृतियाँ शुरू हो गई थी। अगर इसकी बात करें तो 6.1 जैसा कि टॉपिक है हमारा, क्या है टॉपिक हमारा, मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट यानी मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपि जो हमारे ताड़ के पत्थरों पर लिखा जाता था, जो कि हमारे अभी भी उपनिषदों की बहुत बड़ा एक सार माना जाता है। तो हम लोग कैसे इसको भूल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों हाथ से बने हुए कागज पर नकल की गई थी। कभी कभी पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों के जिल्द में या सिलकर बांध रखा जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपि छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपि नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए इनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं हो पाता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर इन किताबों को नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें सीख लेते थे। इस तरह से लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु दूसरे शिष्य को, जब वो गुरु बना तो अपने शिष्य को कुछ कुछ बातें सिखाते चले गए। और यही कारण है कि उपनिषदों की कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत प्राचीन समय में लिखी गई थी, बनाई गई थी, वो धीरे धीरे छूटता चला गया। बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फिगर में है, ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। ये 14वीं सदी के शायद
हाफिज़ की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित हुई थी। पेज पर खुशनवासी नक्शा और डिज़ाइन की गई है। लेप्रेस के आने के बाद भी इस पांडुलिपियों की अमीरों के लिए बनाई जाती थी, जिसको देख करके वो बहुत काफ़ी पसंद किया करते थे। यह हाफिज़ के दीवानों के कुछ पन्ने हैं जो 1824 में बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इसी का फिगर है, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लिपियां हैं ये ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी और इसको बहुत बारीकी से रखा जाता था ताकि ये फट ना जाए, इसको बेकार यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। प्रिंट कम्स टू इंडिया, यानी छपाई भारत में आई। जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि भारत में पांडुलिपि या फिर कोई भी लिपि है, संस्कृत में, फारसी में, उर्दू में बहुत कुछ लिखी जाती थी, तो लेकिन उसका लिखना छपना बहुत ही कठिन था और उसको एक संभाल करके रखना भी बहुत प्रोसेस में था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भारत में छपाई कला भी आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि प्रिंट पहले पहल 16वीं सदी में भारत में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा आया गया था। जेयूस पुजारियों के कोंकणी, सिख और कई सारे पुस्तकें छपी 1674 में और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छपी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोची में पहली बार तमिल किताबें छपी और 1713 में पहली बार मलयालम किताबें छपने लगी थी। वही डच प्रेंटिस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिसने कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी था। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापेखाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780, जिसको हम लोग जेम्स ए हिक्की के नाम से भी जानते हैं, वो भारत में पहली बार बंगाल गजट नामक अपनी पत्रिका स्थापित करते हैं। इसको नोट कर लेना एकदम, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये आ सकता है, जेम्स ए हिक्की। ठीक है, 1780 में बंगाल गजट नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते हैं, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया था कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका हो जो आराम से उसको पढ़ सके, कोई अपने आप पर इसका बोझ न समझे। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसने अपनी स्वतंत्रता का अभियान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही साथ वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और उसे ऐसी सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो अनिवार्य औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हुए उनकी रक्षा कर सके। और कहा जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगी, कुछ हिंदुस्तान में भी अखबार छपने लगी। ऐसे प्रयास में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट, है ना, जो भारत में पहली स्वदेशी रूप से मतलब पत्रिकाएं छप करके आई है। और ये राजा राम मोहन राय के करीबी मित्र रहे हैं, जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। ये प्रकाशित किए थे बंगाल गजट। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं भी अगर समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे इसका बेहतर सुझाव आप लोग को दें। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं। टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, यानी धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस मतलब कहा जाता है कि जैसा कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मामलों को लेकर बहस का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में रहे बदलाव से जूझते रहे, धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश करते रहे। कुछ तो मौजूद रीति रिवाज की आलोचना करते हुए उसमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सारे आम
पब्लिक होते थे। पब्लिक छपी हुई पुस्तकों और अखबारों में न केवल उन विचारकों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इस बहस में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मंतावर से नए विचार उभरे और लोगों में अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए गुटबाजी होना शुरू हुआ। लोगों में जागरूकता फैली। वह यह समय था जब धर्म सुधारकों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विचार विधवा विवाह, एकवासवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहुत तेज़ी से बहस होने लगी थी। लोगों में जागरूकता फैलने लगी थी। एक बात दूसरी जगह तक फैलने लगी थी प्रकाश के माध्यम से कि इस पर मुद्दे होने चाहिए। कहा जाता है कि समाज के बीच आने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ख्याल इन आम बोलचाल की भाषाओं में अखबारों के द्वारा ही छपने लगा, पत्रिकाओं के द्वारा होने लगा। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने इनके विचार में टक्कर देने के लिए समाचार पत्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार भी छापे गए जिसका नाम था जहांनामा और शमूएल अखबार, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। ये सब कोट कर लेना है। राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका कब छापी? तो 1821 में छापी। और 2 अखबार फारसी अखबार कब छपा? तो 1882 में छपा, जिसका नाम था जहांनामा और शमूएल अखबार। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम। वहीं अगर उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्होंने डर था कि कहीं उपनिवेशी शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून पर दबाव न डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुट निकले। सन 1867 में स्थापित यानी 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुस्लिम पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। कहा जाता है कि पूरी 19वीं सदी के दौरान इसी इस्लामी प्रावधान और सेमिनार पैदा हुआ, जिसे लोगों में कहीं ना कहीं कुछ हद तक जागरूकता देखने के लिए मिला। और जो समुदाय, चाहे हिंदू हो या फिर फारसी हो या फिर मुस्लिम हो, जो टकराव की स्थिति थी या फिर कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं था, जागरूक कोई भी नहीं थे, तो उन्हें एकजुट करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये प्रावधान काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहा जाता है कि हिंदू में बीच छापी खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धर्म परिवर्तन के लिए काफ़ी इसमें बहस छिड़े। पढ़ाई से काफ़ी कुछ बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में छपा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। याद रखना है, रामचरितमानस यानी भगवान राम के बारे में पहली बार मुद्रित हुआ था कब? तो 1810 में। और किसने किया था? तो तुलसीदास ने 16वीं सदी में लिखी थी। 16वीं सदी में छपा था 1810 में, वही कलकत्ता में। ये सब याद रखना है, कोट करने वाली बात है, ये सब बिल्कुल नहीं भूलना है, हम गलती से भी गलती नहीं करना है। वहीं अगर 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का बजट पट गया था। लखनऊ से नवल किशोर प्रेस और बम्बई से श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने अपने अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी, जहां कहीं न कहीं हिंदू समाज को या फिर मुस्लिम समाज को एक नई दिशा, एक नई बहस देने के लिए व्यापक था। कहा जाता है कि किसी समय इन्हें पढ़ करके लोग काफ़ी अग्रसर हो जाते थे और अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए एक बहुत बड़ा कहने कि कील साबित होता था, ताकि एक मुस्लिम समुदाय है जो हिंदू समुदाय को समझ पाए और एक हिंदू समुदाय है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, है ना, उनको समझ पाए, उनके भावनाओं को समझ पाए। और एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल होता है इन लोगों का। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक नंबर है 8। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है न्यू रिफॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, यानी प्रकाशन के नए रूप। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि छपकाने से नए तरह के लेखन के लिए बहुत तरह को अपनी उत्सुकता जागी। जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बा,
अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती रही, यूरोप में विकसित उपन्यास नामक के साहित्यिक विधा और जागरूक को पूरा करने में सक्षम रही। जल्दी ही अपने एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली थी। लोगों ने अपने इस विचारधारा को काफ़ी प्रस्तुत किया। इस कारण से पाठकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्साहित होने लगे। लोगों को ये उत्साहित हुआ कि आखिरकार हमारे समाज या फिर राजनीतिक या फिर कोई मामला हो, दूसरे समाज या फिर दूसरे लोग, दूसरे देश के लोग इसको कैसे फॉलो करते हैं, इसमें क्या जीविका रही होगी, लोगों को क्या समझ में होता होगा, हमारी ज़िंदगी है, हमारा रहन सहन है, उनका रहन सहन से किस प्रकार से अलग है, ये जानने की जिज्ञासा काफ़ी हुई। और इस कारण से क्या हुआ, नए नए पाठकों का जन्म दिया और किताबी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांति आई। कहा जाता है 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले ली थी। छापेखाने की बढ़ती तादाद के साथ साथ छवियों की कई नकलियाँ प्रजातियाँ अब बड़ी आसानों से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाली गरीब दस्तकारों से लेटर प्रेस छापखानों के करीब अपनी जुगानें लगाई और मुद्रकों से काम करने लगे। बाज़ार में सुलभ सस्ती तस्वीर और कैलेंडर खरीदा गया ताकि गरीब भी इसको आराम से पढ़ सके और अपने घरों में सजा सके, और सजाने के साथ साथ उसकी एक शोभनीयता प्रकट हो। कहा जाता है कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं के सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैथरिक और कार्टून छापने वाले लोग इसमें काफ़ी अपनी भूमिका निभा चुके थे। शिक्षित भारतीय पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उनको ये बहुत अजीब लगता था। अगर हम ऐसे बात करें तो पश्चिमी लोग हमारी सभ्यताओं को, थोड़ा कल्चर को समझने में जिस तरह से वो अचंभित होते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है, हम लोग को भी वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि हम लोग एक भारतीय समाज से रहने वाले हैं जो अपनी पूरी तन को ढकना पसंद करते हैं, अपना एक अलग सा रुतबा रखना पसंद करते हैं, महिलाओं को पर्दे में रखना पसंद करते हैं। और यही अगर वो खुलेपन में यूरोप में देखते तो उनको थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ तक कि उनको मजाक की भावना से उनको देखते हैं। ठीक है, अगर जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे चित्र में, तो ये एक राजा ऋतुध्वज द्वारा मती है, जो एक असुरों की चंगुल से एक राजकुमारी को बचाते हैं, और वो चित्रण करते हैं राजा रवि वर्मा। और इसी के लिए चित्र पर लिखी जाती है, कहानियाँ बनाई जाती है ना। ये डिस्कस करते हुए जैसे कि एक महिला है जो राक्षसों से बचाते हैं, और ये बगल में है वो राजा है। ठीक है, इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कुछ। अगर हम दूसरी टॉपिक पर आते हैं तो 8.1 वोमेन एंड प्रिंट, यानी महिलाएं और मुद्रण। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है इसके बारे में? कहा जाता है कि महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ़गोई और गहनता से लिखी जाने लगी, इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखकों को जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जागरूकता को बार बार रेखांकित किया गया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जागरूकता के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी इनका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कहीं ना कहीं अगर ये मुद्रण है, यानी छपने वाली कलाएँ हैं, महिलाओं को बहुत आगे तक उभारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जब इनके छपने लगे तो महिलाओं को अधिक से अधिक पढ़ने का मौका मिला, और जो समझदार समझ के लोग थे अपनी बेटियों को, बहुओं को घर से बाहर स्कूलों में पढ़ने के लिए भी इजाज़त दिए। बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो इसको तो मना करते थे, लेकिन हाँ कुछ तो जो इसको बढ़ावा देना चाहते थे। कहा जाता है लेकिन सारे परिवार उदार नहीं थे। इनके अपने पारंपरिकवादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है, और इन्हें इसी तरह से दकियानसू मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इसे प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के
दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिन्हें गुपचुप ढंग से न केवल सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उनके ख़ानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ एक अरबी कुरान पढ़े जो कि उनके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने ज़बान पढ़ने की जिद ज़ुबानें पढ़ने की जिद ठानी। वो अपनी भूमिका को निभाती है। पूर्व बंगाल में 19वीं सदी के आरंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्हें आमार जीवन आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखा। आमार जीवन कहने का मतलब है कि हमारा आत्मकथा, हमारा जीवन, है ना। ये ये बंगला भाषा में लिखा हुआ है। 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाल भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी जो लोगों को जीवन को और कहने मतलब कि महिलाओं के जीवन को झकझोर कर रख देता है कि किस प्रकार से महिलाएं आखिरकार इतनी कठोरता को झेली है जो पुरुषों द्वारा दिया गया था, है ना। उन्हें दबा करके रखा गया था। कहा जाता है कि कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 तक दशक के महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घर में बंदी बनकर रहती है, अनपढ़ बनकर रखती है, घर का काम संभालती है, पूरा बोझ उठाती है, लेकिन उन्हें कभी भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी है पंडित रामाबाई की कहानी है जिन्होंने महिलाओं की हालत को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े भूमिका निभाई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, परंतु गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई थी। जल्द ही इनका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण से समर्पित होने वाला था, क्योंकि कहीं न कहीं इस दिशा में महिलाओं के साथ साथ नारियां भी एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में उभर रही थी और उन्हें इस तरह इनको लोकप्रियता मिल रहा था कि पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक मनोरंजन के रूप में भी देखा जाता था उनकी कहानियाँ बना बना करके। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ में ही लोकप्रिय ऐसे साहित्य बड़े पैमाने पर छापे गए। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी विविधियाँ बनाने की सीख उद्देश्य अपनी ठानी। लोगों को अपना धर्म का प्रति सम्मान दिया, उन्हें समझाया, पुस्तकें छापी। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर सारे किताबें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप धार्मिक पुस्तकों के ग्रंथों के सस्ते संस्करण भी खरीद सकते हैं जो आमतौर पर अश्लील और सनसनी उन्हें मनोरंजन के तौर पर देखा जाता था, जो पढ़ करके अपना शौक़ पूरा कर सके, ऐसा ये सब के लिए। अगर वही नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अगर आ जाए तो जहाँ पर है प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यानी प्रिंट और गरीब जनता। हम हर बात पर भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ बदलाव होता है तो उसमें नीचे तबके के लोग होते हैं, हम जिसको उसमें महिलाओं को भी शामिल करते हैं। हालांकि महिलाओं की परिस्थिति यहाँ पर कुछ हद तक सुधार कर दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब लोगों को जिनका हैसियत काफ़ी नहीं रहा, उनका तो कंडीशन तो ख़राब रहेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव सब कुछ परिवर्तित करता है। वैसे ही 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिनके चलते गरीब लोग ही बाज़ार में उन्हें खरीदने की होड़ लगी हुई थी। इस 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों को पहुंच निसंदेह बढ़ी थी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदा-कदा संपन्न गाँव में भी थे। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जस्ट इसके संपर्क ख़त्म होते ही आप लोग को इसके नीचे ख़त्म होएगा। उसके बाद आप लोगों को हम इसका कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखवा भी देंगे, बता भी देंगे। इसको आप लोग नोट कर लेना है और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कोई दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस टॉपिक को इसका समरी ख़त्म करेंगे। समरी ख़त्म करने के बाद इसका टोटल क्वेश्चन आंसर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी 9-10 मिनट का वीडियो होगा वो, उसको देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में कुछ टॉपिक नोट पॉइंट हम आप लोग को देने वाले हैं, उसको नोट कर लेना है और याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में उसको बहुत बढ़िया से कोट कर सके। देखिए, क्वेश्चन आंसर पर नहीं रहना है ना, बारीकी से समझना है और चीज़ों को
आकलन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। जैसा कि कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक जातीय भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंध में छापे जाने लगे। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी, जिसे ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1771 में छापी थी। जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। याद रखना है, गुलामगिरी छपी थी 1871 में। किसने इन्हें छापा? तो ज्योतिबा फूले। किस लिए भाई इंडिकेशन है? तो जाति प्रथा पर आलोचना है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उन्हें लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों का आलोचना करते हुए नए न्यायपूर्ण समाज का अपना बुनने की मुहिमा लोकप्रिय पत्रिकाओं में गुट के छापी। कहा जाता है कि कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था और उन्हें अपनी इस जीविका को प्रदर्शित करना चाहते थे और वो मतलब छाप सामने भी आता है। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल किए और उन्हें मतलब उनको ऐसा था कि अगर हम इसको अगर शायद प्रस्तुत करते हैं तो हमारे शोषण के प्रति इनको छापे जाएंगे। हालांकि इसके नकारात्मक देखने के लिए मिलता है, कुछ विशेष मतलब प्रवृत्ति देखने के लिए मिलता है। उनकी डिमांड नहीं देखी जाती है और उनकी बात कहीं ना कहीं दब करके रखा जाता है। वही फिर आगे टाइमिंग बढ़ता है 1935 से 1955 के बीच में सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर मतलब लेखन रचित कविताएं के नाम पर उनको छपते थे। जो उनका मेन मकसद था कि अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा शोषण था, अपनी बातों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके, मोटिवेट कर करके राष्ट्रीय भावना उनके दिलो दिमाग में जगाना, ताकि वो भी अपने देश को आज़ाद करने में अपनी एक भूमिका निभा सके और जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सके। कहीं ना कहीं ये उनकी परिस्थितियाँ ठीक ठाक भी होती है ना, रंग लाती है और काम करती है। नेक्स्ट है और लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है प्रिंट एंड द सेंसरशिप। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है प्रिंट और प्रतिबंध? जैसे देखिए, कोई चीज़ अगर बनती है ना तो कहीं ना कहीं उसमें प्रतिबद्धता रहती है। कुछ ऐसी भी बात रहती है जो नहीं दिखाने लायक रहता है। अगर अब हम लोग अभी मॉडर्न समय की बात करें, जो फिल्मों में मतलब की बात करें, तो फिल्मों में कुछ ऐसी बातें होती है जो मतलब उसको खुला रूप में मतलब लोग सामने प्रस्तुत तो नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी बात होती है जो इसको नाक के बराबर दिखाना होता है, तो उसको पहले प्रतिबद्ध किया जाता है कि या तो इसको सीन को हटाइए या फिर इसको नहीं दिखाना है, ठीक है ना। या फिर उस कैटेगरी में आपका फिल्म नहीं रहेगा जो कि हर कोई देख सकता है। सबको सब फिल्म का अपना एक कैटेगरी मिलता है जो उस कैटेगरी के अनुसार मतलब उस उम्र के लोग उसको देख सकता है। तो वही प्रतिबद्धता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में पहले का उपनिवेशक शासन सेंसरशिप या प्रतिबंध लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थी। मज़ेदार बात यह था कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले, कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचकों का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इन निंदक ही भारत पर व्यापारी एकाग्र अधिकार का हमला ना बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1720 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून पास किया और कानून से बरतानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबार के प्रशासन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेज और देसी भाषा के अखबार संपादकों द्वारा गुनाह और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बैंकेट प्रेस कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशक अफसर थॉमस मैकाले ने इसकी पहली आज़ादी को बहाल करते हुए एक नया कानून बनाया। वहीं अगर 1857 के क्रांति की बात करते हैं, तब इसके बाद एक नई रवैया अपनाई गई, क्योंकि मतलब जो 1857 की क्रांति था, अगर उसको ऐसे ही खुला छोड़ देता तो एक बहुत सनसनी वाली खबर पूरे देश में बन जाता और पूरे देश क्या मतलब दुनिया तक फैलने की कंडीशन था। उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ प्रतिबद्धता लगाई गई। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत कुछ भाषाई क्षेत्र को मतलब उसको नियंत्रित किया गया।
लेकिन कहीं ना कहीं इस दमन राष्ट्रवादी भावना को उजागर होना ही था और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैलती चली गई। राष्ट्रवादी आलोचना खामोश करने की मतलब तमाम कोशिश अंग्रेज़ों के लिए मतलब बेकार हो गया। पंजाब के क्रांतिकारियों ने 1907 में काला पानी भेजे कारण उनकी मतलब बहुत बेजोड़ मतलब उसका निंदा किया गया। वहीं बाल गंगाधर तिलक को मतलब उनके मतलब चोट लगने वजह से उनकी भी उसमें मृत्यु हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये सब तमाम घटना है जो लोगों के दिलो दिमाग में एक जोश जुनून भर रहा था, जो कि देश को आज़ाद करने के लिए ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं इसका भावना वही बढ़ती हुई मुद्रण स्फीति यानी जो प्रिंट हो वाली जो कल्चर है ना, वो काफ़ी इसमें भूमिका निभाता है। क्योंकि लोगों का काम था, क्योंकि एक व्यक्ति कहीं दूसरे व्यक्ति तक हर व्यक्ति तक जा के मोटिवेट नहीं कर सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ी था कि अगर वो अपनी बातों को किसी चीज़ में छाप करके अन्य लोगों तक पहुंचा पाए तो ये बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि मानी जा सकती है। और हम इस बात को बिल्कुल झुठला नहीं सकते हैं कि यह कड़ी, यह सोच, यह तरीका कहीं ना कहीं हमारे देश को जल्द आज़ाद दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं यह बात आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अभी भी हम बोलते हैं अगर कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करेंगे और अपने कमेंट को लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊँ। हमारी कोशिश जारी रहेगी, अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पूरा समरीवाइज कंप्लीट कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लेना है। पहले समरी को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आना है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी मेन पॉइंट एंड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिसको आप लोगों को सॉल्यूशन करना है और हमें बताना है। तो चलिए आज कुछ पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आप लोग पॉइंट को नोट करते जाना है। जैसा कि फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ द अर्ली काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। ये पॉइंट है, इसको आप लोग को नोट करना है। आप लोगों को एग्जाम में कोट भी करना है इस बातों को। नेक्स्ट है इन चाइना बुक्स वर प्रिंटेड बाय rubbing paper against the kind against a surface of woodwork. First print book print in China. In the 17th century, the use of print diversified in China because of booming urban culture. Print in Japan, Buddhist missionaries from China introduced hand-printed technology into Japan. The oldest Japanese book printed as the Buddhism डायमंड्स सूत्रा। ये सब आप लोग को नोट करने हैं। और इस समय कि आप लोग यहाँ पर नोट भी करना है इनक्रीज द डिमांड ऑफ बुक्स वाई। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको आंसर नोट करना है, डिमांड ऑफ बुक्स इंक्रीज बिकॉज, है ना। ये सब 3 रीजन है, ये सब देना है। फिर आ सकता है द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड द इम्पैक्ट वाई। ये सबको चारों को नोट करना है। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट करना है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। प्रत्येक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बोलना बस उतना ही है, लिखना अपना सोच समझ के है। एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हमें क्या कोड करना है। अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं
इसको समझते हैं तो रिलीजियस एंड डिबेट द फियर ऑफ प्रिंट, इसको पाँचों को पॉइंट नोट कर देना है। वहीं अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, इसको तो फ्रेंच द popularized ideas of the Enlightenment thinker collectively they are providing the crucial commentary of traditional suppression and dispersion। 5 पॉइंट है, सॉरी हाँ 5 पॉइंट है, इसको नोट करना है। वैसे ही आगे ही बढ़ते जाना है और यहाँ तक नोट करना है। और लास्ट में कैलकुलेशन भी है। पूरा कहने का मतलब कि पूरा टॉपिक का सार है, इतना तो आप लोगों को जानना ही है। अगर इतना नहीं जानते तो फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको कोट कर लीजिए बारी बारी से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, गुड।